नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 62 जो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपके पॉलिटिकल साइंस की वर्कशीट है। तारीख है 5 दिसंबर 2020। इससे पहले भी आप इस चैप्टर से रिलेटेड एक वर्कशीट जो है वो कर चुके हैं, वो भी रिवीजन वर्कशीट थी। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप थी और ये आपकी जो है सब्जेक्टिव टाइप है जिसमें आपको आंसर्स लिखने हैं लंबे लंबे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस रिवीजन वर्कशीट को। तो इसमें आप देख सकते हैं 3 से 5 अंक वाले प्रश्न पूछे गए हैं। 3 अंक वालों की शब्द सीमा 80 शब्द होती है, 5 अंक वालों की 100 होती है। ठीक है, आपको अच्छे से आंसर लिखने हैं। 10 प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद नीचे जो है एक 4 अंक का स्रोत आधारित प्रश्न है जिसमें आपको एक अनुच्छेद दिया गया है जिसको पढ़कर आपको नीचे दिए गए 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और हर एक प्रश्न का जो नंबर है वो 1 है। ठीक है, तो अब इनके जो आंसर्स हैं वो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि सत्ता की साझेदारी वांछनीय क्यों है और आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी के 3 रूपों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो बेटा इसका जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि सत्ता की साझेदारी वांछनीय क्यों है, तो इसका मतलब यह है कि सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, वांछनीय मतलब आवश्यक होता है। तो इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे कि सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता, पहला क्या कारण है इसका कि ये विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करता है। जैसे हमने बेल्जियम में देखा था, सत्ता की साझेदारी के द्वारा ही वहाँ पे जो डच हैं और फ्रेंच थे उनके बीच के टकरावों को कम किया गया। दूसरा क्या है, यह लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल है ना। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोगों का शासन। और लोग शासन में कैसे हिस्सेदारी लेंगे, जब उनको उनके साथ सत्ता की साझेदारी की जाएगी। यही वजह है कि जो सत्ता की साझेदारी है उसको लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। तीसरा, यह राजनीतिक अस्थिरता को कम करता है। ठीक है, यानी राजनीति को स्थिर बनाता है, सरकार जो स्थिर बनी रहती है। अब इसको हम श्रीलंका के उदाहरण से देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या था, सिंघली और तमिलों में क्या था, उनमें सत्ता की साझेदारी नहीं थी। वहाँ पे सिंघली लोग बहुसंख्यक थे और वो तमिलों के साथ भेदभाव करते थे, जिसके चलते उनमें क्या उत्पन्न हो गया, संघर्ष, टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब टकराव की स्थिति उत्पन्न होने के चलते वो टकराव इतना बढ़ गया कि उसने गृह युद्ध का रूप ले लिया, जिसके चलते वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता जो है उत्पन्न हो गई। ठीक है, अगर उनने सत्ता की साझेदारी की होती तो वहाँ पे राजनीति जो है स्थिर रहती। ठीक है, क्योंकि सत्ता की साझेदारी राजनीतिक अस्थिरता को कम करता है। चौथा क्या है, ये सत्ता में अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनाता है। ठीक है, सत्ता में जो साझेदारी है। चलो अब हम बात करेंगे कि आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी के जो रूप हैं उनके बारे में। सबसे पहले सरकार के अंगों के मध्य विभाजन। ठीक है, इसको हम 36 वितरण वाला रूप भी बोलते हैं। मैंने इसलिए ये साइड में लिखा है ताकि आपको ये समझ में आए कि ये 36 वितरण है सत्ता का। तो इसमें होता क्या है, सरकार के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। अब इसमें क्या है, ये 36 इसलिए कहते हैं कि एक सीध में चलते हैं, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होता, तीनों के पास लगभग समान शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, इसलिए इसको 36 यानी सरल रेखा में चलने वाला जो है वितरण बोलते हैं। एक ही स्तर पर रहकर ये अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं और इसमें से कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित प्रयोग नहीं कर सकता कि एक के पास ज़्यादा ताकत हो। नहीं, हर अंग जो है दूसरे पे अंकुश रखता है, यानी उसकी शक्तियों पे नियंत्रण रखता है कि अगर वो कुछ भी गलत करेगा तो दूसरा जो अंग है वो उसको टोक सकता है। और इसके सबसे अच्छे उदाहरण क्या हैं, भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका में जो सरकार के अंगों के मध्य शक्ति का विभाजन जो है इसी तरह से किया गया है। चलो, दूसरे प्रकार का जो हमारे यहाँ सत्ता की साझेदारी पाई जाती है वो है विभिन्न स्तरीय सरकारों के बीच विभाजन। इसको ऊर्ध्वाधर वितरण भी कहते हैं। ऊर्ध्वाधर होता है इस खड़ी रेखा में, देखो सबसे ऊपर केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार और फिर नीचे क्या है, स्थानीय सरकार। आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, ये ऐसे चल रहा है और क्षैतिज ऐसे चलता है। तो यहाँ सबसे ऊपर केंद्र, राज्य और फिर स्थानीय। चलो, यहाँ संघीय या केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों और सत्ता के निचले स्तर पर स्थानीय सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन होता है। इसका उदाहरण कौन है, भारत। तीसरा क्या है, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच बंटवारा। ठीक है, सत्ता का बंटवारा। तो सत्ता का बंटवारा जब विभिन्न सामाजिक समूहों में, भाषाई या धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, सत्ता का जो बंटवारा है वो विभिन्न सामाजिक समूहों में, भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। जैसे बेल्जियम में आपने देखा था, वहाँ पे सामुदायिक सरकार थी जो भाषाई आधार पर बनी थी। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेल्जियम में फ्रांसीसी भाषा अल्पसंख्यक समुदाय अपेक्षाकृत समृद्ध और शक्तिशाली क्यों थे? तो इसका उत्तर है कि फ्रांसीसी भाषी अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक डच भाषी लोगों की तुलना में अधिक शिक्षित थे। ठीक है, अब वो शिक्षित थे, इसकी वजह से वो ज़्यादा विकसित भी थे।
इसके अलावा डच भाषी जो क्षेत्र थे वहाँ पे शिक्षा और आर्थिक विकास जो है वो देर से पहुँचा। तीसरा कारण क्या था कि जो राजधानी ब्रुसेल्स थी, ठीक है, वहाँ पे डच भाषी जो थे वो बहुत मतलब उनकी संख्या कम थी और जो फ्रेंच भाषी थी वो ज़्यादा थे। आपको पता है राजधानी किसी भी देश का केंद्र होता है, ठीक है, जो सारी शासन व्यवस्था है वो राजधानी से चलती है। यहाँ पे राजधानी में कौन थे? बहुसंख्यक फ्रेंच, ठीक है, तो वो लोग ही शासन करते थे जिसकी वजह से वो शक्तिशाली थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, दबाव समूह और हित समूह लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कैसे करते हैं? तो इसका उत्तर है कि व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूह को सक्रिय होना। देखो हर देश में होते हैं इस तरह के, व्यापारियों का एक समूह होता है, उद्योगपतियों का होता है, किसानों का होता है, ठीक है, मजदूरों का होता है, जो संगठित होकर कार्य करते हैं, ठीक है, और सरकार पर दबाव बनाते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो ना, किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसानों का जो संगठन है वो सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का विरोध कर रहे हैं, ठीक है, और वो दबाव डालकर जो है सरकार से अपनी बात जो है मनवा सकते हैं। तो ये अपने उन यानी कि जो फैसला सरकार लेगी उस पर किसका कौन उसमें भागीदारी निभा रहा है? वो किसान समूह, ठीक है, इस तरह से वो सत्ता में साझेदारी उनको प्राप्त होती है। चलो आगे चलते हैं। हित समूह एवं दबाव समूह का सरकार के विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करते हैं ये लोग, ठीक है। तीसरा क्या है? सरकार के ऊपर दबाव बनाकर महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए सरकार को बाध्य करना, ये है इनका सत्ता में साझेदारी का एक तरीका। चौथा क्या है कि ये अपने अपने वर्ग के हितों को बढ़ावा देते हैं। अब किसान का जो वर्ग होगा, जो किसानों के संगठन होंगे, वो किसानों के हितों के लिए कार्य करेंगे, ठीक है, और उसके लिए वो फैसले लेंगे और सरकार पर उनके संबंध में फैसले लेने का दबाव बनाएंगे। पांचवा क्या है कि जनता की मुख्य समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना, ये भी इन दबाव समूहों का जो है काम होता है। नंबर 4 है, शक्तियों का बंटवारा एक देश को अधिक शक्तिशाली और एकजुट बनाता है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो इसका पहला कारण क्या है कि सत्ता की साझेदारी विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव के अंदेशे को कम करती है, ठीक है, क्योंकि सामाजिक टकराव जो होते हैं आगे बढ़कर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेते हैं। अतः सत्ता में साझेदारी राजनीतिक व्यवस्था के लिए फायदेमंद है, लाभप्रद है। चलो दूसरा क्या है कि बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर तो लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। जैसा हमने श्रीलंका में देखा था कि वहाँ पर जो बहुसंख्यक समुदाय था सिंघली, उसने अपनी इच्छा को किसके ऊपर थोपा? अल्पसंख्यक समुदाय तमिलों पर, ठीक है, उनको सत्ता में साझेदारी नहीं दी और उनके विचारों का, उनकी भावनाओं का बिल्कुल सम्मान नहीं किया, जो आगे चलकर किसमें एक बड़े संघर्ष में बदल गया और उसने गृह युद्ध का रूप ले लिया, जो उनकी देश की एकता और अखंडता के लिए घातक सिद्ध हुआ, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जो सत्ता की साझेदारी हो देश की एकता और अखंडता के लिए कितनी ज़रूरी है। तीसरा, वैध सरकार यानी मान्य सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी शासन व्यवस्था से जुड़े रहते हैं। यानी देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, अगर वो शासन व्यवस्था से जुड़े हैं तभी वो सरकार वैध है। अगर आप किसी समूह को छोड़ देते हो, सामाजिक समूह को छोड़ देते हो, उसको सत्ता में हिस्सेदारी नहीं देते, तो वो सरकार को क्यों मानेगा, ठीक है, क्योंकि उसके लिए तो वो सरकार काम नहीं कर रही। तो वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी शासन व्यवस्था से जुड़े रहते हैं, और वो कब संभव है? सत्ता की साझेदारी थे। चौथा, इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए, ठीक है। अतः सत्ता की साझेदारी देश को अधिक शक्तिशाली और एकतापूर्ण बनाती है। प्रश्न नंबर 5 है, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधताओं को समायोजित करने के लिए बेल्जियम सरकार द्वारा अपनाए गए किन्हीं 3 उपायों की चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर है, बेल्जियम ने अपने संविधान में एक तो 4 बार संशोधन किए ताकि देश में सभी लोग मिलजुल कर रह सके। समायोजित करना मतलब इस तरह से उनको आपस में मिला लेना कि सब आराम से, प्यार से, शांति से रहें, ठीक है। तो बेल्जियम ने क्या करा? अपने संविधान में 4 बार संशोधन किए ताकि देश में सभी लोग मिलजुल कर रह सकें। अर्थात उसने क्या किया? केंद्र, राज्य व स्थानीय 3 स्तरों पर फ्रेंच व डच के बीच सत्ता का बंटवारा कर दिया। दूसरा क्या किया? केंद्र सरकार की जो कई शक्तियां थी वो राज्य सरकार को दे दी गई, ठीक है। अर्थात अब जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं है ना। तो इससे क्या होगा? अधीन नहीं है मतलब अब जो राज्य सरकार है वो भी अपनी मर्जी से अपने क्षेत्र के लिए फैसले ले सकती है। तीसरा, उन्होंने क्या करा? ब्रुसेल में उन्होंने एक अलग सरकार बनाई
जो राजधानी थी, ठीक है। और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व रखा। आपको पहले पता ही है वहाँ पे कौन ज़्यादा थे, फ्रेंच ज़्यादा थे राजधानी में, और वो लोग शासन व्यवस्था में ज़्यादा थे, ठीक है, यानी वो ज़्यादा शक्तिशाली थे क्योंकि उनका शासन चलता था राजधानी में। लेकिन इन्होंने समझौता किया और राजधानी में दोनों डच को भी और फ्रेंच को भी समान प्रतिनिधित्व मिला, यानी दोनों की बराबर वैल्यू होगी। चौथा, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। पांचवा, इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। कौन सा? जो सामुदायिक सरकार होती है, जो अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है, उन्होंने उसका भी गठन किया। और उसमें यह था कि डच बोलने वाले जो डच वाली सामुदायिक सरकार चुनेंगे और फ्रेंच वाले फ्रेंच भाषा वाली, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, बहुसंख्यकवाद ने श्रीलंकाई तमिलों के बीच अलगाव की भावना को बढ़ा दिया, व्याख्या कीजिए। तो देखते हैं सबसे पहले वहाँ पर जो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद था वो था क्या, ठीक है। तो सबसे पहले तो समझो बहुसंख्यकवाद क्या होता है। ये ऐसी मान्यता है जिसमें ये समझा जाता है कि जो भी समुदाय ज़्यादा संख्या में, यानी जिनकी संख्या ज़्यादा है, वो आप मनचाहे ढंग से शासन कर सकता है, ठीक है। और वो जो अल्पसंख्यक है, यानी संख्या में कम है, उसकी समुदाय की जो भी ज़रूरतें हैं, उनकी इच्छाएं हैं, उनकी अवहेलना कर सकता है। भाई इनका क्या है, जैसे वहाँ पर हुआ था श्रीलंका में, है ना। उन्होंने तमिलों का ना तो उनकी भाषा पे ध्यान दिया, ना उनकी ज़रूरतों पे ध्यान दिया। सिर्फ किसका ध्यान दिया उन्होंने? जो वहाँ पे बहुसंख्यक थे सिंगली, उन पे ही ध्यान दिया, ठीक है। तो देखते हैं कैसे ध्यान दिया। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के अंतर्गत उन्होंने क्या किया था? सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित करा, ठीक है, यानी तमिल को कोई महत्व नहीं दिया। दूसरा क्या किया उन्होंने? विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में भी सिंगलियों को प्राथमिकता देना कि पहले इनको मिलेगी, बचेगी तब उनको मिलेगी, ठीक है। भेदभाव हो रहा है ना, क्योंकि वो लोग बहुसंख्या में, इसलिए वो भेदभाव कर पा रहे हैं। तीसरा उन्होंने क्या किया? सरकार द्वारा बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देना, ठीक है। अब वहाँ पे जो सिंगली थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे, तो उसी धर्म को उन्होंने बढ़ावा दिया, जबकि जो तमिल थे वो मुस्लिम थे या हिंदू थे, ठीक है, उनके धर्म को उन्होंने संरक्षण या बढ़ावा नहीं दिया, तो उनके साथ भेदभाव किया। अब इसका प्रभाव क्या हुआ कि तमिलों की जो नाराज़गी थी वो शासन के प्रति बढ़ गई, है ना। उनमें बेगानेपन का भार पड़ा कि उन्हें लगा ये तो हमारे अपने है ही नहीं, तो हमारे लिए कुछ सोचते ही नहीं है। दूसरा क्या हुआ? उन्होंने 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में एक स्वतंत्र तमिल इलम बनाने के, यानी अपने लिए एक स्वायत्त राज्य बनाने की मांग की कि हम अपने लिए अलग राज्य बनाएंगे। तीसरा, सिंगली और तमिलियों के बीच का जो ये टकराव था, इससे गृह युद्ध का जन्म हो गया, ठीक है। अतः उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि बहुसंख्यकवाद ने श्रीलंकाई तमिलों के बीच अलगाव की भावना को बढ़ावा दिया। अलगाव मतलब जब आप दूसरे से अपने आप को अलग समझने लगते हो, तो तमिल जो है उनमें एक अलगाव की, एक अलग होने की भावना पैदा हुई कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे क्योंकि ये हमारे साथ भेदभाव करते हैं, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, उन तरीकों की तुलना कीजिए जिनके द्वारा बेल्जियम और श्रीलंका ने सांस्कृतिक विविधता का सामना किया। देखो बेटा, अगर बेल्जियम और श्रीलंका की तुलना करें तो स्थितियां दोनों में ही जातीय जो समीकरण थे बहुत जटिल थे, लेकिन श्रीलंका ने उसको अलग तरीके से हैंडल किया और बेल्जियम ने अलग तरीके से। बेल्जियम जो है एक शांतिपूर्ण देश बना रहा, जबकि श्रीलंका में जो है गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो देखते हैं उन्होंने विविधता का सामना कैसे किया। तो जो बेल्जियम की सरकार थी उसने क्या किया? बेल्जियम में रोजगार व शिक्षा को लेकर सरकार ने कोई भेदभाव की नीति नहीं अपनाई, है ना, यानी दोनों को बराबर का हक दिया। जबकि श्रीलंका में सरकार ने शिक्षा व रोजगार में सिंगलियों को प्राथमिकता देने की नीति बनाई। दूसरा क्या है? बेल्जियम में संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने के लिए सामुदायिक सरकारें बनाई गई। भाई आप अपनी अपनी शिक्षा और अपनी जो संस्कृति, अपनी भाषा को बढ़ावा देने के लिए आप काम कर सकते हो। उसके लिए डच वालों ने क्या, उनकी अपनी सामुदायिक सरकार हो गई, फ्रेंच वालों की अपनी हो गई, जो उनकी भाषा, उनकी संस्कृति को बढ़ाने के लिए काम करती थी। तो इसलिए दोनों में क्या रहा? शांति रही कि दोनों को अपने अपने उसके लिए काम करने के लिए मिल रहा था। परंतु श्रीलंका में जो प्रमुख राजनीतिक दल थे उन्होंने तमिलों की भाषा व संस्कृति को लेकर कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई, है ना, उनको कोई महत्व ही नहीं दिया। तीसरा, बेल्जियम में विभिन्न धर्मों के बीच कोई भेदभाव नहीं है, जबकि श्रीलंका में बौद्ध धर्म को ही संरक्षण व बढ़ावा दिया गया और तमिलों के धर्म को उन्होंने एक तरफ कह रहे उसको इग्नोर कर दिया। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी की जाती है, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। तो देखो, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मतलब भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है, ठीक है, जैसा हमने उसमें देखा था बेल्जियम में।
उसमें सामुदायिक सरकार जो व्यवस्था थी वो इसका अच्छा उदाहरण था, क्योंकि ये भाषाई आधार पर उन्होंने क्या बनाई थी, सामुदायिक सरकार, जो उस समुदाय की भाषा और संस्कृति को के लिए उसको आगे बढ़ाने पर, उसके विकास के लिए कार्य करेगी। दूसरा क्या है, कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से जो कमजोर समुदाय हैं और महिलाएं हैं उनको विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। तो इसका उदाहरण देख सकते हैं हम भारत में, जैसे भारत में महिलाओं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र की व्यवस्था की गई है। तो आप देख सकते हो जो स्थानीय प्रशासन है, जिसमें हमारे नगर निगम हो गए, ग्राम पंचायत हो गए, उनमें क्या है, महिलाओं को 1/3 उनके लिए सीट आरक्षित की गई है ताकि उनकी सत्ता में भागीदारी हो सके। ठीक है, और इसी प्रकार से जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उनके लिए चुनाव में जो है क्षेत्र आरक्षित किए गए, वहाँ पे उसी जाति का जो कैंडिडेट है वो चुनाव लड़ सकता है ताकि वो लोग भी सत्ता में भागीदारी निभा सकें। चलो अब आगे चलते हैं। हाँ, एक बात और बेटा, सामाजिक समूह होते हैं जो जाति, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, पुरुष, ये क्या होते हैं, सामाजिक समूह। ठीक है, इनके बीच में सत्ता की भागीदारी मतलब कैसे की जाती है वो इसमें बताना था। ठीक है, मेनली इसमें हम कमज़ोर वर्गों और महिलाओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की भावना है या सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, एक ही बात है। ठीक है, तो 4 उपयुक्त तर्कों के साथ आपको इस कथन की पुष्टि करनी है। तो इसका उत्तर है, लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं उनके बीच सत्ता का बंटवारा किया जाए। ठीक है, लोगों का शासन तभी तो होगा ना जब उनके बीच में सत्ता का बंटवारा किया जाएगा और लोग इसी सिस्टम से ढर्रे से चलते रहें, इसी सिस्टम से काम करते रहें। दूसरा क्या है कि जो सत्ता की साझेदारी से सामाजिक समूहों के बीच टकराव की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है और इस तरह जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसका स्थायित्व जो है सुनिश्चित होता है कि वो राजनीतिक व्यवस्था स्थायी रहती है, उसमें अस्थिरता उत्पन्न नहीं होती। तीसरा क्या है कि सत्ता की साझेदारी के अभाव में जो बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा होती है वो बाकी सब पर थोपना देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। ठीक है, तो एक तरह से ये बहुसंख्यक आतंकवाद पर भी नियंत्रण करती है कि जो बहुसंख्यक है वो अपनी मन मर्जी ना कर सके, ये उस पर भी नियंत्रण करती है। चौथा क्या है, एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। अतः उपरोक्त तर्कों से यह स्पष्ट होता है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की भावना है या आत्मा है, एक ही बात है बेटा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, बेल्जियम सरकार ने अपनी जातीय समस्या का समाधान कैसे किया। तो बेटा अगर आप प्रश्न नंबर 5 पढ़ोगे तो वो प्रश्न भी यही है पर वो अलग तरीके से पूछा गया है। ठीक है, तो इन दोनों का उत्तर जो है वो सेम है, उसके अंदर भी यही पॉइंट है और इसमें भी यही पॉइंट है। ठीक है, यानी एक ही प्रश्न को 2 तरीके से पूछा गया, उत्तर दोनों का एक ही आएगा। तो उत्तर है, बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 बार संशोधन किया ताकि देश में सभी लोग मिलजुल कर रहें, अर्थात उसने केंद्र, राज्य व स्थानीय तीनों स्तरों पर फ्रेंच व डच के बीच सत्ता का बंटवारा किया गया इसमें। दूसरा क्या किया उन्होंने, केंद्र सरकार की कई शक्तियां राज्य सरकार को दे दी गई, अर्थात राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। तीसरा क्या है, ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है, यानी कि सरकार में अगर एक समुदाय के 50 लोग हैं तो दूसरे समुदाय के भी 50 लोग होंगे, भले ही वो संख्या में कम है। आपको पता है ना ब्रुसेल्स में क्या थे, वहाँ पे फ्रेंच जो 80% है, 20% वहाँ पे डच है, यानी डच की संख्या वहाँ पे कम है, लेकिन वहाँ पे जो सरकार में प्रतिनिधित्व है वो दोनों को समान दिया गया। इससे क्या होगा, कोई भी कानून बनाना होगा वो दोनों की सहमति से ही बनेगा, कोई एक जो है अपनी मर्जी नहीं चला सकता। ठीक है, इससे क्या होगा, उनमें जो टकराव होते थे वो उनका अंदेशा कम हो गया। चलो, तो ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। चौथा पॉइंट क्या है कि केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे सरकार स्तर की भी सरकार काम करती है, यानी कि सामुदायिक सरकार। आपको बताया था जो सामुदायिक सरकार है वो क्या करती है, अपनी अपनी जो भाषा है, अपनी संस्कृति है, उसका बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि जो सामुदायिक सरकार है वो भाषाई आधार पर बनती है कि डच भाषा वाले अपने लिए सामुदायिक सरकार चुनते हैं जो उनकी भाषा, उनकी संस्कृति के विकास के लिए काम करती है। फ्रेंच वाले अपनी एक सामुदायिक सरकार चुनते हैं, ठीक है, जिसमें फ्रेंच वाले ही जो हैं वो वोट करते हैं, वो उनकी भाषा को के विकास और उसके आगे बढ़ाने के लिए उसका काम करती है। चलो, पांचवा क्या है, इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। यहाँ हम किसकी बात करें, सामुदायिक सरकार की, किसी सामुदायिक सरकार है, ठीक है, इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। यानी अगर
फ्रेंच भाषियों की सामुदायिक सरकार बनेगी तो वो सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले ही जो हैं उसको वोट करके चुनेंगे। समझ गए बात को? चलो अब आगे चलते हैं। आगे जो है हमारा जो है स्रोत, बेटा इसके लिए आपको अनुच्छेद पढ़ना होगा, ठीक है। ये उसके आधार पर ही उत्तर दिया, ज़्यादातर उत्तर इस बार उस अनुच्छेद के अंदर ही थे। जैसे लोकतंत्र का मूल सिद्धांत क्या है, तो आप अनुच्छेद पढ़ोगे तो उसमें उत्तर मिल जाएगा कि लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। बी पार्ट क्या है इसका, कि सत्ता की साझेदारी का विचार क्यों उभरा, तो इसका उत्तर है कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार उभरा। सी पार्ट है कि त्वरित निर्णय लेना और उन्हें लागू करना लोकतंत्र में संभव नहीं होगा। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर है हाँ, हम इस कथन से सहमत हैं कि लोकतंत्र में त्वरित मतलब जल्दी निर्णय लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में निर्णय में बहुत सारे लोग व संस्थाएं शामिल होते हैं, जिससे निर्णय लेने में समय अधिक लगता है। अच्छा, डी पार्ट है इसका, दिए गए अनुच्छेद का एक संक्षिप्त विवरण अपने शब्दों में लिखिए। तो बेटा ये आप अपने हिसाब से उसमें से जो भी मेन लाइनें छांट के भी कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ वहाँ पे जो अनुच्छेद आएंगे आपको उसके हिसाब से उत्तर करना। जब ज़्यादा समझ में ना आए तो मेन इंपॉर्टेंट लाइनों से उस अनुच्छेद को आप बना सकते हो, थोड़े से अपने शब्द इस्तेमाल करके। तो इसमें उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हो कि बहुत लंबे समय तक यह माना जाता रहा है कि सरकार की शक्तियाँ एक ही व्यक्ति तथा विशेष व्यक्ति समूह के हाथ में होनी चाहिए ताकि जल्दी निर्णय लिए जा सके, परंतु लोकतंत्र के आगमन से इस विचार में बदलाव आया, क्योंकि लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है कि लोगों का शासन, जिसके लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। ठीक है, चलो अब ये हमारी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है और अब आप इसको अपनी कॉपी में कीजिए। इन क्वेश्चन को अच्छे से बेटा रिवीजन भी, इनको खुद से पढ़ना और समझना भी शुरू कर दो, याद करना शुरू कर दो, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत अधिक समय नहीं है। ठीक है, तो मन लगा के पढ़ो और अच्छे अच्छे नंबर लेके आओ। बाय बच्चों।